नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MIS स्टडी सर्किल में। और सभी को उत्तराखंड के राज्य निर्माण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज उत्तराखंड को बने हुए कुल 23 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन उत्तराखंड राज्य किस प्रकार बना, कैसे बना, इसके पीछे एक अच्छा खासा आंदोलन चलाया गया था। उसके पीछे काफ़ी संघर्ष हुआ है, कईयों ने कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए। तो इसी पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे जनरली कि उत्तराखंड जो राज्य बना इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था और कैसे सिलसिलेवार तरीके से हम देखेंगे कि राज्य निर्माण से पहले वो कौन कौन सी संस्थाएं थी जो उत्तराखंड राज्य को बनाने की मांग सरकार तक पहुंचा रही थी तत्कालीन। ठीक है, तो अगर हम राज्य निर्माण आंदोलन पर नज़र दौड़ाएं तो हमको पता चलता है कि राज्य निर्माण को लेकर आज़ादी से पहले ही इसमें चर्चाएं चलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उत्तराखंड वाला जो इलाका है वो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक, तो पर्वतीय क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि इसकी एक यूनिक और एक अलग से आइडेंटिटी है, तो इसका विकास अलग से चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो उसी पे हम थोड़ा देखते हैं कि उत्तराखंड का निर्माण आखिर हुआ कैसे। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि 1938 में श्रीनगर, ये कौन सा वाला श्रीनगर है, ये है आपका उत्तराखंड वाला श्रीनगर। यहाँ पर गढ़वाल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार राज्य निर्माण की बात को लेकर प्रस्तुत की गई। तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और सराहना करी कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। उसी वर्ष हम देखते हैं कि गढ़ देश सेवा संघ नाम की एक संस्था बनती है जिसका गठन किया था श्री देव सुमन ने। ठीक, इसका संबंध भी किस चीज़ से है? राज्य निर्माण से ही था, अर्थात उसको एक अलग से आइडेंटिटी मिलनी चाहिए थी। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि ये वो समय है जब राष्ट्रीय आंदोलन भी चल रहा है। क्या चल रहा है? राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो फिलहाल इतनी आसानी से इस प्रकार की मांगें स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला काम है भारत को आज़ाद कराना। उसके बाद जो ये हमारी लोकल की जो समस्याएं हैं इसको हम बाद में, हमारी जब सरकार बनेगी तो उसको निपटा लिया जाएगा। ठीक, 1946 में कांग्रेस सम्मेलन होता है हल्द्वानी नाम की जगह पे, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? BD पांडे। और साथ ही में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा भी इस सम्मेलन में शामिल थे। उन्होंने भी इस मांग को आगे पहुंचाया। लेकिन तत्काल जो उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता हैं उन दिनों, वो थे गोविंद वल्लभ पंत। तो उन्होंने फिलहाल इस बात की जो वो है मांग, उसको अभी स्वीकार नहीं किया। शायद हो सकता है उनका ये मानना हो कि अभी समय नहीं आया है कि इस प्रकार की मांगों पे ध्यान दिया जाए। बहरहाल भारत आज़ाद हुआ, भारत के दो भाग हुए, और आपको याद होगा कि भारत के कई हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की आज़ादी के तुरंत बाद तमिलनाडु और तेलुगु स्पीकिंग पीपल में विवाद होता है और भाषाई आधार पर नए राज्य की मांग ज़ोरों से उठती है। 2-3 कमेटीज़ बनाई गई, SK धर कमेटी, JVP कमेटी, ये आपने संविधान वाले पार्ट में पढ़ा होगा। तो अंततः वो सारी चीज़ें चलती रहीं और आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बना भी दिया गया। उसके बाद सरकार ने एक कमीशन बनाया फजल अली की अध्यक्षता में। उन्होंने यह रिकमेंडेशन दी कि न्यू स्टेट कैन बी फॉर्म, नया राज्य बनाया जा सकता है लिंग्विस्टिक बेसिस पर, अर्थात भाषाई आधार पर, भौगोलिक आधार पर और प्रशासनिक आधार पर, या उसकी सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया जा सकता है। तो ये सारी जो मांगें उठी होंगी, इससे हम कह सकते हैं कि इस वाले कमीशन की जब बातें लागू हो रही थी तो एक उम्मीद की किरण जगी कि हाँ, इस आधार पर हम अपनी मांग को और दोहरा सकते हैं और अच्छी तरीके से सरकार तक पहुंचा सकते हैं तत्कालीन सरकारों में। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय उत्तराखंड वाला पार्ट उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो सबसे पहले बात कहाँ रखी जाएगी? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। जब तक वो बिल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पारित होकर संसद तक नहीं पहुंच जाता, तब तक राज्य निर्माण नहीं किया जा सकता था।
तो सबसे पहले तो काम ये है कि ये सारी संस्थाएं उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक अपनी इन मांगों को पहुंचाएं और वहां पर एक प्रस्ताव पारित करवाएं। यही कानूनी तरीका है। आगे देखते हैं। इसी कवायद में हम देखते रहेंगे कि सन 2000 तक ऐसी कई सारी संस्थाएं बनी जिन सभी का उद्देश्य क्या रहा, उत्तराखंड को बनाना है। 1967 में बनती है पर्वतीय राज्य परिषद। क्या बनता है? पर्वतीय राज्य परिषद बनता है 1967 में। ये देखिए रामनगर में बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ से कि ये जो संस्थाएं बनी हैं इनको क्रम में लगाइए कि कौन सी संस्था कब बनी थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। D.K. पांडे। इसी प्रकार पर्वतीय विकास परिषद। हम ये चर्चा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस चीज़ की तलाश कर रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड जब बना तो उससे पहले कौन कौन सी संस्थाएं इस प्रयास में लगी हुई थी। विकास परिषद ये तो सरकार के द्वारा बनाया गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करा जा सके। ठीक। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया गया। ये किया था त्रिपेंद्र सिंह नेगी ने। और उसी साल हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के रूप में एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होती है जिसका संघर्ष और जिसका कहते हैं जिसके प्रयास सबसे अधिक माने जाते हैं। और इन्हीं के प्रयासों से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड बनने की भूमिका तय हुई होगी। तो इसकी स्थापना करी, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे D.D. पंत। एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है। इसी प्रकार उत्तराखंड क्रांति दल के कई नेताओं ने, जैसे कि त्रिपेंद्र सिंह पंवार हैं, उन्होंने संसद में पत्र बम फेंका। इस प्रकार की घटनाएं भी हमको बाद में देखने को मिलती हैं। 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद, शोभन सिंह जीना का नाम आपको याद रखना होगा इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और 1990 में एक MLA का नाम हमारे पास आता है जिनका नाम है जसवंत सिंह बिष्ट। इन्होंने ही पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल फॉर द सेपरेट उत्तराखंड स्टेट इन यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, राज्य बनाने का अंतिम निर्णय संसद का है, लेकिन उसके पास प्रस्ताव कहाँ से भेजा जाएगा? तत्कालीन राज्य की विधानसभा से। तो ये होते होते 1938 से जो मांग शुरू हुई थी वो फिलहाल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1990 में जाकर रखी गई पहली बार। हम देखते हैं कि 1990 का समय भारत के लिए बड़ा ही उथल पुथल वाला समय था। केंद्र में सरकारें 5 साल का समय नहीं गुजार पा रही थी और 1989 से लेकर 1991 के बीच में 2 प्रधानमंत्री का काल हम देखते हैं। एक तो है चंद्रशेखर और एक है VP सिंह। VP सिंह के दौरान हम देखते हैं कि एक आरक्षण नीति पे काफ़ी बहस चल रही थी और वो जो आरक्षण वाली जो पॉलिसी थी उसको राज्य का मुख्यमंत्री लागू कर सकता था। फिलहाल ये भी एक खास वजह बनती है कि कैसे इस आंदोलन में और तीव्रता आती है। 1991 में तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो तो बीजेपी के थे। उसके बाद मुलायम सिंह यादव, आपको याद होगा, मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया? कौशिक समिति बनाई। क्या बनाई? कौशिक समिति। सेपरेट स्टेट की जो डिमांड है उसका पता लगाने के लिए कौशिक समिति ने रिपोर्ट दी और सरकार ने एक प्रस्ताव विधानसभा में पारित करवा दिया और उसको केंद्र सरकार में भेज दिया गया है। उसी साल, अर्थात एक साल बाद, 1994 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आरक्षण नीति को लागू कर दिया है। ठीक है, नई आरक्षण नीति को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक, जिसमें 27% OBC को क्या था? आरक्षण दिया जाना था, 21% SC को और 2% ST को। इसके विरोध में खटीमा में 2 सितंबर 1994 को एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ जिसमें खटीमा के छात्र और पूर्व सैनिकों ने शिरकत की थी। लेकिन खटीमा पुलिस ने इस भीड़ पर गोलियां चलाईं
जिसमें कई सारे आंदोलनकारी मारे गए। लगभग उनकी संख्या 25 बताई जाती है। इस गोलीकांड का बहुत खतरनाक असर पड़ा उत्तराखंड में, और इसके विरोध में अगले दिन 3 सितंबर को मसूरी में इस गोलीकांड के विरोध में प्रदर्शन हुआ। वहां भी पुलिस ने गोली चलाई और वहां भी कुछ लोग मारे गए, लगभग 7, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं। हंसा करके हैं कुछ, और एक चौहान जी हैं। 2 महिलाएं इस गोलीकांड में मारी जाती हैं। एक और घटना के बारे में हमको जानकारी मिलती है, रामपुर तिराहा कांड, ठीक है, जो 2 अक्टूबर 1994 की बात है, कि सरकार से अनुमति लेकर उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु एक रैली का आयोजन दिल्ली में किया जाना था। इस चीज़ को लेकर भीड़ पहुंचने वाली थी उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से। कहाँ? दिल्ली में। सरकार के सख्त निर्देश थे कि इन्हें दिल्ली ना पहुंचने दिया जाए। तो इस घटना के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जिसको हम कहते हैं रामपुर तिराहा कांड। और यहाँ पर पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। बर्बरतापूर्वक जो कह सकते हैं कि पुलिस ने अमानवीय कृत्य किए, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ठीक, बलात्कार तक की घटनाएं के बारे में हमको जानकारी मिलती है यहाँ से। ठीक है, रामपुर तिराहा कांड। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड ऐसे ही नहीं बन गया, इसमें कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोगों ने शहादत दी है, जिनको राज्य आंदोलनकारी कहा जाता है। फाइनली हम कह सकते हैं कि 1996 में जब हमारे प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा, तो इन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी कि उत्तराखंड राज्य बनाया जाएगा। ठीक, इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि कैसे जुलाई 2000 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक संसद में भेज दिया गया और 1 अगस्त सन 2000 को इसे लोकसभा में पारित कर दिया गया। 7 अगस्त को इसको राज्यसभा में पारित कर दिया गया और अंततः 28 अगस्त को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने इसमें अपनी सहमति दे दी, यानी कि बिल विधेयक बन गया है। और फाइनली 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन उत्तरांचल नाम से हुआ और इस उत्तरांचल नाम को कब बदला गया है? सन 2007 1 जनवरी को। और तब से क्या कहा जा रहा है? उत्तराखंड। तो ये है कहानी उत्तराखंड के बनने की, जो काफ़ी लंबी है। शुरुआत इसकी हो जाती है 1938 से। 1938 से लेकर 9 नवंबर के बीच में नामालूम कितनी संस्थाएं स्थापित हुई, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, सरकार से लड़े, लाठियां खाई, जेल गए, अपनी महिलाओं बहनों को मरते हुए देखा और बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारी यातनाएं यहाँ के आंदोलनकारियों को झेलनी पड़ी। फाइनली 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन हो गया और आज उसके हो चुके हैं पूरे 23 साल, जिसके लिए आप सभी उत्तराखंड वासियों को बधाइयाँ। 23 वर्ष पूरे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन उद्देश्यों से उत्तराखंड का गठन किया गया था, क्या वो उद्देश्य पूरे हुए हैं या नहीं? जिसका जवाब है नहीं। पूरी तरीके से तो हाँ हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि उत्तराखंड की जो राजनीति है, इसमें हम देखते हैं कि अस्थिरता बनी हुई है काफ़ी हद तक। अब मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक किसी भी राज्य का निर्माण का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता। जब तक राजनीति स्थिर नहीं रहती है, तब तक ये समझ लीजिए कि प्रशासन, शासन से जुड़े हुए सारे तंत्र अस्थिर रहते हैं और जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है समाज पर, सीधा प्रभाव पड़ता है आर्थिक व्यवस्थाओं पर। ठीक,
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से परीक्षाएं सही ढंग से करा पाने में नाकाम रहा है। हर साल लगभग कई सारी जो परीक्षाएं करवाता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, बिना हाई कोर्ट से जाए हुए वो पूरी नहीं होती। ठीक है, तो ये किसको दर्शा रहा है? ये एक प्रकार की अस्थिरता को ही दर्शाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा ना हो और जिस उद्देश्य से उत्तराखंड का निर्माण किया गया था वो उसकी पूर्ति कर ले। ठीक है, तब तक बने रहिए AMIS स्टडी सर्किल के साथ नई अपडेट्स के लिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।